सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ब्रह्मास्त्र का थर्ड सेशन दैट इज़ एमसीक्यू ओरिएंटेड, जिसमें आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में 50 ऑन 50 मार्क्स एमसीक्यू परस्पेक्टिव में स्कोर कर सके, वैसे नए क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रह्मास्त्र थर्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट डैश। तो टेम्परेचर और हेनरी लॉ कांस्टेंट का एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक रिलेशन दे रखा है। सारी गैसेस के रिस्पेक्ट में तो नहीं दे रखा है, बट O2 और नाइट्रोजन के केस में दे रखा है कि जब जब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, कंडीशन अप्लाइड जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो वही चीज़ बोली है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही होगी, तो बेटा इंक्रीज कर रही होगी। और हमें पता है कि हेनरीज कांस्टेंट से सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज किया और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये भी एक सेट ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। सर, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन और आप थ्योरी लेके आ रहे हो, तो बेटा बोर्ड का कोई पैटर्न थोड़े ना कि फिजिकल केमिस्ट्री होगा तो कैलकुलेटिव भी होगा। कैलकुलेटिवली तो फॉर्मूला हर कोई तैयार करके जा रहा है, बट हमें ऐसे टाइप के एमसीक्यूज़ के लिए भी रेडी होना है जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर रहे हैं उस चैप्टर के। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट सेम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सो इट्स द टर्म यूज्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूजुअली वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, दैट इज π1 की वैल्यू π2 के बराबर रहे, तो वैसे सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल है ना, न्यूमेरिकल है ना, तो न्यूमेरिकल के लिए ये बात याद रखना कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जितने फॉर्मूलेज आप याद रखते हो, बिना आई के मत रखना। मराठी में आई को मम्मी बोलते हैं, तो आई मम्मी के बिना कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है। ICRT, आई के बी इंटू मोलैलिटी, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, सही है कि नहीं। और चौथा क्या रहता था, आई नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो आई है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स के लिए तो आई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 रहती है, बट जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं जो जाके डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं, तो वहाँ आई की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला RLVP के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये बस मैंने आपको ओवरव्यू कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आइसोटोनिक स्पीसीज की जब मैं बात करूंगा तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहना चाहिए, यानी पाई की वैल्यू जो रहेगी ICRT इज इक्वल्स टू IC1, यहाँ C2 रख देते, RT। सेम टेम्परेचर की बात हो रही है तो R और T की वैल्यू तो कांस्टेंट जाएगी। तो देखते चेक करते, पहला ऑप्शन दिया है 0.1 मोलैरिटी BaNO3 होल ट्वाइस। सो आप सब क्लियरली देख पा रहे हो, BaNO3 होल ट्वाइस जब डिसोसिएट होगा तो कैसे जा रहा होगा, बैरियम +2 में और 2 टाइम्स NO3 -1। तो यानी टोटल नंबर ऑफ आयन जो क्रिएट हुए वो 3 है। आई की वैल्यू इस केस में 3 है और कंसंट्रेशन 0.1 है। सोडियम सल्फेट की बात करेंगे तो 2Na+ और SO4 -2। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आई की वैल्यू 3 है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक स्पीसीज हैं। क्यों? क्योंकि 3 × 0.1 × RT विल बी इक्वल टू 3 × 0.1 × RT। ये बात क्लियर है बेटा। बाकी आप कोई भी ऑप्शन चेक करना, मैच नहीं करेगा, सिंगल करेक्ट ही है, ठीक है। अब 0.1 मोलैरिटी यूरिया की बात करेंगे तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, NaCl में I2 रहेगा, 0.1 × 2 और ये 0.1 ही रहा, ठीक है। आप ऑप्शंस को ऐसा नहीं है कि अगर आप देखिए, मैं पर्सनल ओपिनियन में स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी ऑप्शन ए ही राइट लग रहा है तो अच्छी बात है, बट एक बार आप बाकी ऑप्शंस को भी रिफ़र कर लो, क्यों कभी कभी धोखा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी है, इसमें तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये चीज़ बाकी को आप रिफ़र कर रहे होगे तो उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ यही पहला सॉल्यूशन है जो आइसोटोनिक बन रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन डैश प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें देखना है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी जो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, लेट से जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब वो इंक्रीज की बात कर रहा है, तो कितने का इंक्रीज हुआ, यानी वो चेंज की बात कर रहा है, दैट इज डेल्टा टीवी मांग रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो डेल्टा टीवी की डिमांड कर रहा है आपसे। डेल्टा टीवी इज ओनली नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ओके, आई मम्मी को नहीं भूलना है भाई, आई शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन सॉल्यूशन केस, ठीक है। सो CuCl2 की अगर मैं बात करूंगा तो CuCl2 कैसे डिसोसिएट होता है, Cu+2 और 2 टाइम्स Cl-। अगर मैं I की बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 क्रिएट हो रहे हैं, एक Cu+2 का और 2 Cl- के। 100% डिसोसिएशन ही अज्यूम करते हैं अनटिल अनलेस कोई वो दे नहीं रखा है, ठीक है। अगर डिसोसिएशन 100% नहीं रहता है तो एक जनरल फार्मूला रहता है I = 1 + n-1 अल्फा, ठीक है। जो अल्फा की वैल्यू आप डिसोसिएशन जिस रिस्पेक्ट में देगा तो उससे आप आई ढूंढ लोगे, ठीक है। वो बोला नहीं है तो 100% ही मानना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो गई 3, केबी की वैल्यू उसने दे रखी है, कितना है वाटर के लिए रहती है 0.52। अब मोलैलिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो उसने स्पेसिफिकली बोला है 1 kg, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में रहता है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सर 1 kg मतलब 1000 ग्राम ही हुआ ना, तो 1000 और 1000 अपने आप को सेट कर लेंगे। अब मोल्स की बात करें तो मोल्स होता है गिवन वेट कितना बोल रहा है बेटा 13.44, और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी है 134.4, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेरा मैथ्स भी अच्छा है राहुल सर जैसा, तो इंटू 10 अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 134.4 डिवाइडेड बाय 134.4, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया 1/10 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 0.1 आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी। ये किसकी वैल्यू ढूंढी हमने, मोलैलिटी की। अब सारी चीज़ें उठा के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया 0.1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 3 × 0.5 × 0.1, ओके। भूल जाओ पॉइंट को, सिंपल कैलकुलेशन आपके पास तो तब कैलसी भी रहेगा। सिंपल आपको लॉजिक लगाना है, पॉइंट को भूल जाओ 2 सेकंड के लिए। 2 पॉइंट है, 3 × 5 = 15 हुआ, तो 15 और 2 पॉइंट आ गए तो 0.15 आंसर हो गया, ठीक है। 0.15 के क्लोज की अगर मैं बात करूंगा तो सी ऑप्शन रहेगा, दैट इज 0.16, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में कॉपर का मास 63.5 रहता है, तो उस अजम्पशन में लिया होगा तो 0.16 केस बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, जो चैट में दिखना चाहिए कि आप थ्योरेटिकल रिस्पेक्ट में भी फिजिकल केमिस्ट्री में प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। फिजिकल यानी ये नहीं कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको इस बात पे भी अवेयर रहना है कि थ्योरी में उस पर्टिकुलर चैप्टर में थ्योरी क्या असाइन करी गई है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, तो एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज व्हाट वेपर स्टेट, तो मैं उसको एजियोट्रोप बोल रहा हूँ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो सॉल्यूशंस रहते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। हमने पहले के पेपर्स में भी ये थ्योरी एक बार देख रखी है। नेगेटिव डेविएशन शो करने वाली जितनी स्पीसीज रहती है वो मैक्सिमम बॉइलिंग डेविएशन शो करता है। सर तो मिनिमम कौन शो करता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो होता है जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आपको नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो हमारे को पता है डायरेक्टली वाटर और नाइट्रिक एसिड जो रहता है, ठीक है, वो क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन, ड्यू टू विच दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ओके। तो थ्योरी मतलब न्यूमेरिकल है, प्रिपेयर्ड हो, सही बात है कि हमें फिजिकल के सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, बट इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। 2 सॉल्यूशन A and B आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X and Y, ठीक है। दोनों केसेस में मैंने X और Y का वेट 1 ग्राम ही रखा है इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, गिवन वेट 1 है और वाटर भी 1 kg ही है, मतलब सॉल्वेंट का वेट भी 1 kg है। द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर A and B इज फाउंड टू बी 1:4। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो डेल्टा TF की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेट से डेल्टा TF X का वो किसके बराबर लिखा जाएगा, I को मत भूलना बेटा, I याद रखो फॉर्मूले में, I शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो भी क्यों I लिखवा रहे हो, अरे भाई बोर्ड वाले मेरे को पूछ के थोड़े ना बोलेंगे कि हर बार नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होगा या नॉन वोलेटाइल या कोई भी केस, I तो रहना ही चाहिए ना।
ठीक है। हाँ, इधर किसी बारे में उसके बारे में मेंशन नहीं किया कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम मान सकते हैं कि x और y के लिए I की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो डेल्टा TF x के लिए जो रहेगा I इंटू के एफ, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो f की बात करेंगे, इंटू मोलैलिटी, ठीक है। और मोलैलिटी किसके लिए रहेगी, x के लिए रहेगी। सिमिलरली रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ मोलर मासेस ऑफ x एंड y हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्टली मैं रेशियोज ही ले रहा हूँ। तो डेल्टा TF y इज इक्वल्स टू I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ y। ओके, सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल हमें इक्वेशन, देखो कंसेप्ट ये है सिंपल फिजिकल केमिस्ट्री में, जब भी न्यूमेरिकल आए, चाहे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आए या MCQ एस्पेक्ट में आए, जो क्वेश्चन दिया है उसके रिस्पेक्ट के फॉर्मूले आपके दिमाग में, आपके पेपर में तुरंत लिख दिए जाने चाहिए। फिर सोचो आपको करना क्या है। अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो मैं पेपर में 10 मिनट या 20 मिनट भी देखता रह जाऊंगा, मुझे कुछ एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा। मुझे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग का जो भी फॉर्मूला है वो सबसे पहले नोट डाउन हो जाना चाहिए, फिर ही मेरी पेन आगे चलेगी। अच्छा सर रेशो निकालना है, ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो के एफ वाटर सेम है, तो के एफ की वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि मैंने बोला आई के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसे केस में हम आई को 1 ही मानते हैं, ठीक है। तो आई भी 1 के बराबर रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो छोटा एम है, मोलैलिटी बता रहा है, ठीक है। तो अब देखो मोलैलिटी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस रिस्पेक्ट में, तो मोलैलिटी रहता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू रखता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली मैं मोलैलिटी ऑफ वाई की बात करूँगा, तो यहाँ पे भी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मोल्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके डन। अब इस पार्ट के क्वेश्चन के लिए आगे रेशो की बात बोली है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF और डेल्टा TF y और x, उसका रेशियो ऑलरेडी 1:4 दे रखा है। सो डेल्टा TF डिवाइडेड बाई x डेल्टा TF y, उसका रेशियो 1:4 दे रखा है। अब मैं मोल्स ऑफ x की बात करूंगा, तो मोल्स x के किसके बराबर होंगे, वेट ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x डिवाइडेड बाय, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों में 1 kg है 1 kg है, तो कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लिखूंगा वेट ऑफ y डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ y। ओके, सो 1/4 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ y ऊपर चला गया, होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x। सर वेट ऑफ x और वेट ऑफ y आपने सब्स्टिट्यूट ही नहीं करा, तो बेटा सब लोग यहाँ ध्यान दो, एकदम बेसिक सी बात है, दोनों के लिए वेट 1 ग्राम दे रखा है, दोनों के लिए वेट कितना दे रखा है, 1 ग्राम। तो आप सब्स्टिट्यूट करके करोगे भी क्या, 1 कैंसिल आउट करोगे, ठीक है। तो अब मुझे किसका रेशियो ढूंढना है, x:y का रेशियो ढूंढना है। सो मैं इसको इधर ले लेता हूँ और y को इधर ले लेता हूँ, तो मॉलिक्यूलर मास x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास y, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4:1, ठीक है। वी कैन राइट इट 4:1। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा 4:1, देखो ये 1:4 है, ये तो गलत है। 1:0.25, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऑप्शन 1:0.25 ही आपका राइट आंसर है। क्या बात कर रहे हो सर, 4:1 और 1:0.25 में कहाँ सर आप, तो देखो 1/0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो एक बहुत फेमस कहावत होती है मैथ्स में, नीचे का नीचे हमेशा ऊपर जाता है, तो नीचे का नीचे कौन है, 4 है, तो ऊपर जाएगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा 4:1। तो राइट आंसर इज 1:0.25, ठीक है। आगे बढ़ते, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट एक्सप्लेनेटरी वे में कैलकुलेटिव था, आपको सिर्फ रेशियोज लेने थे और उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके एक क्यूमुलेटिव रेशियो फाइंड करना था, ठीक है। आप जब इसको अपने एंड से प्रैक्टिस देखिए, सारे सेशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए आपके एंड से। मैं करा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा, आपका भी पैरेलल आंसर आना चाहिए, दिखना चाहिए। सर A B C D कोई भी अटेम्प्ट लगाओ, ठीक है, बट ट्राई करो, रफ हैंडेडली ट्राई करो, स्पीड आएगी, कैलकुलेशन भी आएगा, बट आपके ट्राई करने के बाद। आगे बढ़ते, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, हम सब कुछ प्रिपेयर करते हैं बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं प्रिपेयर करते। सो होता क्या है, जब हम MCQ दे के आके बोलते हैं तो हम बोलते हैं सर ये तो 11th का था, हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, 12th में पूछ लिया सर बोर्ड वालों ने। तो बेटा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो 12th की NCERT की में स्टार्टिंग में ही है ना, वो हमारी गलती है कि हम उसे 11th का मान के छोड़ देते हैं,
ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बहुत सिंपल कंसेप्ट रहता है। अगर मैं बेसिक एसिड्स की बात करूँ तो जो भी एसिडिक हाइड्रोजन जितने लिबरेट हो सकते हैं उसको मैं एन फैक्टर से देखता हूँ। जैसे अगर मैं HCl की बात करूँगा तो HCl में एक H+ और Cl- लिबरेट हो रहा है, क्योंकि एक ही H+ लिबरेट हो रहा है इसीलिए एन फैक्टर 1 है। हमारे पास जो एसिड दिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है H2SO4, तो इस केस में 2 H+ लिबरेट हो रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। डन, एन फैक्टर विल बी 2। अब फाइंड करते, 9.8 ग्राम है इसका वेट है, गिवन वेट। तो मोल्स फाइंड करते, मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, मोल्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट 9.8 है, आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करोगे तो वो 98 आएगा, दैट विल बी 0.1। मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 0.1। अब मोलैरिटी की वैल्यू किसके बराबर होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज कैपिटल M, स्मॉल m स्टैंड फॉर मोलैलिटी, एंड कैपिटल M स्टैंड फॉर मोलैरिटी, ठीक है। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में जब रहेगा आपको 1000 ऊपर फ्री में बांट ही देने का है। तो मोल्स की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, 20 कट गए, 5 1 5, 5 2 ये 0.2 हो गया। सर 0.2 आंसर है सर, नहीं बेटा ये मोलैरिटी है, हमें फाइंड करना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये 0.2 को मुझे फाइनली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, दैट मीन्स द आंसर विल बी 0.4। कितना आंसर आएगा बेटा, 0.4, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बहुत बेसिक है एन फैक्टर ढूंढना। रेडॉक्स में एन फैक्टर ढूंढने का तरीका अलग होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा होता है तो वो वहाँ पे एन फैक्टर बताता है। बट अगर हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो या तो एसिड के बारे में पूछेगा या तो बेस के बारे में, या मैं बोलूँ तो ऐसा ही कुछ पूछेगा H2SO4 को लेके, बट वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। ये वन ऑफ योर PYQs का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, AgNO3 solution cannot be stored in copper vessel because, सर अगेन फिजिकल केमिस्ट्री अगेन थ्योरी सर। तो भाई पेटेंट नहीं है, MCQ में कोई पेटेंटशिप नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री होगा तो न्यूमेरिकल ही होगा। मिक्सचर लेके आ रहे हैं अलग अलग टाइप के, आप थ्योरी रिस्पेक्ट में भी प्रिपेयर होगे, ठीक है। तो AgNO3 का सॉल्यूशन क्यों कॉपर वेसल में नहीं स्टोर किया जा सकता, तो इसका बहुत सिंपल रीज़न होता है, SRP वैल्यूज़ हमें 1 2 3 एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए। देखो आप प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस करते होगे एज ए स्टूडेंट, आपकी SRP वैल्यूज़ के बारे में आपको उतना एक्नॉलेजमेंट रहता होगा। तो अगर मैं Ag+ से Ag में जाने की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखूंगा तो 0.8 वोल्ट होता है। कितनी वैल्यू होती है, 0.8 वोल्ट, क्या 0.8 वोल्ट, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की बात करूंगा Cu+2 से Cu में जाने की, उसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है। सर कहानी में ट्विस्ट है सर, क्या ट्विस्ट है, सो आप क्लियरली देख पा रहे हो SRP का मतलब क्या है कि वो रिडक्शन की टेंडेंसी बताता है। अगर मैं किसी बहुत प्रो लेवल विराट कोहली को बैटिंग करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब मेरी टीम है और 2 बैट्समैन मुझे चूज़ करने हैं, या तो आप ही टीम बनाओ, एक कोहली रहेगा और कोई XYZ प्लेयर रहेगा, ठीक है। कोहली एट इट्स पीक मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत तो फॉर्म डाउन प्लस किसी का भी होता है, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे जिसकी बैटिंग करने की टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट हो। आपको टीम बनानी है तो ऐसे ही चूज़ करोगे। उसी तरीके से एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स का कंपैरिजन उनके SRP के बेस पे होता है। जितना ज़्यादा SRP की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा रिडक्शन करने की उसकी खुद की टेंडेंसी होगी। अगर वो खुद का रिडक्शन कर रहा होगा तो वो सामने वाले के लिए किसकी तरह काम कर रहा होगा, एजेंट की तरह। तो सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो वो कौन सा एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि SRP वैल्यू सिल्वर की वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू SRP वैल्यू ऑफ कॉपर। यानी Ag+ का पूरा इंटरेस्ट होगा कि वो खुद को रिड्यूस करके Ag सॉलिड में डिपॉजिट हो जाए, जो एक्वस स्टेट में था। किस चीज़ में, AgNO3 में जो हमारा Ag था वो +1 स्टेट में, एक्वस स्टेट में था, वो अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। क्यों?
क्योंकि जिसमें आपने उसको स्टोर किया है, जो कॉपर वेसल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज़्यादा है। सही है। सो Ag प्लस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो ऑक्सीडाइज किसको करेगा? कॉपर। जो आपका कॉपर वेसल होगा ना, उसमें से कॉपर सॉलिड जो है वो कॉपर +2 के फॉर्म में निकलने लगेगा। ठीक है, ऐसा फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो भाई आपने तांबे वाला रखा और उसमें से देखा मतलब कॉपर निकलने लग रहा है और सिल्वर डिपॉजिट हो जाए, ऐसा होगा, बट वो कोई प्योर सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, वो Ag+ का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या है कि SRP वैल्यू किसकी ज़्यादा है? Ag+ ग्रेटर देन Cu+2। तो देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल को सिग्निफाई कर रहा है। डन। तो ये भी ध्यान रखना, ये तो मैथमेटिकल पार्ट हुआ। इसका एक्चुअल रीज़न क्या रहेगा जो हमें पता चलेगा कि Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसीलिए वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो वो खुद को डिसोल्यूशन कर लेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करके सॉलिड स्टेट में चला जाएगा और कॉपर को डिसोल्यूशन फॉर्म में, मतलब कॉपर सॉलिड से कॉपर एक्वस में आ जाएगा। डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंफ्यूज नहीं होने, कप्पा। ठीक है, कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का नाम ही कप्पा होता है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले इसको रिकैप करें तो सबसे बेसिक फिजिक्स का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। एकदम फंडामेंटल। अगर आप रेजिस्टेंस का इन्वर्स करोगे तो 1 रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स करोगे तो 1 रेजिस्टिविटी, और इसी 1 रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कप्पा के नाम से जानते हैं, और ये रेशो A/L हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, 1 रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टेंस। ठीक है, जिसकी यूनिट साइमन्स होती है। ठीक है, या ओम इनवर्स भी हम बोल सकते हैं। डन। तो हम साइमन्स दैट इज S से इंडिकेट करते हैं उसको। तो अब हम उसकी यूनिट फाइंड करते हैं। सो दिस इज कंडक्टिविटी दैट इज कैपिटल G। 1 रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी रहता है। दिस इज कप्पा A/L। सो अगर मुझे कप्पा की वैल्यू ढूंढनी है तो L को उधर ले जाना है, तो G × L/A इज इक्वल्स टू कप्पा। डन। G की यूनिट, G स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट अगर ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स होगी, मो। ठीक है, उसको उल्टा करके भी लिखेंगे, बट एक दूसरी यूनिट से याद रखने का जो कॉमनली यूज होती है साइमन्स। ठीक है, कैपिटल S के फॉर्म में। ठीक है, L मतलब पता है लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज उसकी यूनिट मैं मीटर में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एरिया जो रहेगा वो मीटर स्क्वायर रहेगा। कंडक्टेंस की जब मैं बात करूँगा तो साइमन, और कप्पा तो मीटर मीटर कट गया, साइमन मीटर इनवर्स। क्या यूनिट हो जाएगी बेटा? साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो मान लो कभी भूल भी जाओ तो टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो तो पता होना चाहिए। तो आप सिंपल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा। ठीक है, डन। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनोड इन लेड स्टोरेज? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेड स्टोरेज के में एनोड की तरह कौन यूज होता है? तो लेड पीवी प्लेट जो होता है, ठीक है, पीवी प्लेट वो एनोड की तरह यूज होता है लेड स्टोरेज में। ओके सर, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर आप एनोड बता ही रहे हो, हम लिख भी रहे हैं, तो एक काम करिए सर, ये भी बता दीजिए कि कैथोड की तरह कौन यूज होता है लेड स्टोरेज में? तो कैथोड की तरह लेड ऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, तो ये नोट कर रहे हो, करना भी चाहिए। तो कर रहे हो और कर रहे हो तो इसको नोट कर लेना कि एनोड में पीबी प्लेट यूज होता है लेड स्टोरेज में, और कैथोड की तरह कौन काम करता है? लेड ऑक्साइड, PbO2। ठीक है, हमारा आंसर तो पीबी प्लेट रहेगा, जो एनोड की तरह यूज होता है। किस में यूज होता है बेटा? लेड स्टोरेज सेल में। डन। और कैथोड में उसी लेड स्टोरेज पे कैथोड की तरह कौन यूज होता है? लेड ऑक्साइड। ठीक है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर गिवन बिलो। दे रखा है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, वहाँ FE वाला एग्जाम्पल था, तो ये ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं। आ चुका है इसका मतलब क्या कि नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, देन व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, अब देखो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि सर ये ऐड कर देते हैं और ऐसा कर देते, तो बेटा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज जो हम ऐड कर सकते हैं उसके लिए हमें डेल्टा G0 यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट जो रहता है वो माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट कैन बी एडेड, ई नॉट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब मैं इस केस में भी देखूंगा तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर रहेगा। ओके, आप इधर सभी लोग देख पा रहे हैं एन फैक्टर की वैल्यू 2 है, एन स्टैंड फॉर एन फैक्टर, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है। सो अगर मैं कैलकुलेटिव रिस्पेक्ट में जाऊंगा तो -2 फैराडे कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहते हैं, -1.18 इंटू एफ। ठीक है, सो ये कुछ वैल्यू प्लस में ही आएगी, देखते कितनी आती है। नेक्स्ट, इधर आप ध्यान से देखोगे तो एन फैक्टर की वैल्यू 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे -1 इंटू रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है यहाँ पे 1.51 और फैराडेज कांस्टेंट एफ रहेगा। डन। अब डेल्टा जी नॉट 1 और इसको डेल्टा जी नॉट 2 लिखता हूँ। ध्यान से देखना, हम ई नॉट को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें दूसरा डेल्टा जी नॉट पे डिपेंड रहना है। डेल्टा जी नॉट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और डेल्टा जी नॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट। जैसा रिडक्शन पोटेंशियल है, जैसा बेस वैसा देश, एकदम सिंपल। जैसा आपको ई नॉट दे रखा है वैसे ही आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, आपको कुछ रिवर्स अभी नहीं करना है, वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कैसा चाहिए। सो आप ध्यान से देखोगे तो Mn + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन जो हमारी है Mn + 3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn + 2। ओके, अगर आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशंस कैन बी एडेड, तो Mn + 2 और Mn + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो आपकी इक्वेशन बनी है वो फाइनल Mn + 3, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn। डन, ये हमारे डिजायर्ड इक्वेशन है। सो गिवन डिजायर्ड इक्वेशन के लिए एन फैक्टर आप सभी देख पा रहे होगे एग्जैक्टली 3 है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है। अब इसको जब मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नई जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो डेल्टा जी नॉट 3 के बराबर लिखी जाएगी। तो ऊपर से कैलकुलेशन करते तो 1.18 इंटू 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और ये 3 2.36 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी प्लस का, ठीक है, थोड़ा मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ, प्लस का 2.36 फैराडे, ये डेल्टा जी नॉट 1 के बराबर है। ठीक है, सेकेंड का कैलकुलेशन अगर हम मैच करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है माइनस का, क्योंकि ये प्लस कैसे बना पता चला ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे एक ही माइनस है इसीलिए एज इट इज़ 1.51 फैराडे रहेगा। ये डेल्टा जी नॉट 2 के बराबर है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो फटाक से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इधर आ रहा होगा और ये 13 में से 5 गया तो मेरे ख्याल से 8 बचता है, और ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, तो प्लस का 0.85 फैराडे आ रहा है। ठीक है, एफ तो रहेगा। डन, ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट, ये जो हमने 0.85 फाइंड किया है वो अल्टीमेटली किसका सम है, डेल्टा जी नॉट 3 दैट इज डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 के बराबर। सही है कि नहीं? तो 0.85 वोल्ट फैराडे आ गया, ये हमारा डेल्टा जी नॉट 3 है। अब डेल्टा जी नॉट 3 अल्टीमेटली किसके बराबर है, तो -NF E0। सर डेल्टा जी नॉट 3 तो आपने डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 से ही फाइंड कर लिया, दोनों को ऐड किया, इसका इस गिवन इक्वेशन का डेल्टा G1 और इसका डेल्टा G02 दोनों को ऐड करा तो फाइनली मुझे डेल्टा G0 3 मिल गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू प्लस की 0.85 वोल्ट आए। अब मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 0.85 माइनस n की वैल्यू 3 है, ये f रखना। ठीक है बेटा, रख के काटने में जो मज़ा आता है ना वो किसी में नहीं, रख के काटने में जो मज़ा आता है ना वो किसी में नहीं है। तो f को रख के कट कैंसिल आउट करके दिखाओ कि f कट गया। सो अगर आप E0 की वैल्यू ध्यान से देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 0.85 डिवाइडेड बाई 3, पर एक माइनस है, माइनस विल बी देयर। एक आंसर माइनस में, तो 2 ही आंसर दिख रहे हैं माइनस में। अब 0.85 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 0.85 वोल्ट तो नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो -0.28 वोल्ट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस रहता है। डन, तो E0 विल बी इक्वल टू -0.28 वोल्ट। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थोड़ा हौच पौच हो गया,
ठीक है, बट अभी नेक्स्ट टाइम से एक स्लाइड ऐड कर देंगे कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में, मुझे यहाँ एडेड ही थी। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मतलब HF की बात कर रहा है, ठीक है, पता है हमें। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है HF की, मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस की। इफ़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बेटा ऊपर जब जीरो आ जाए या इन्फिनिटी दिखा है ना, तो दैट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 405 वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेते। थोड़ा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहे ना, तो हम वो पीछे वाली जो स्लाइड है ना उधर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा ये वाला स्लाइड में। सो हमें क्या क्या दे रखा है, तो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो कितनी दे रखी है, तो 176.2, और लिमिटिंग भी याद रखो 405, ठीक है, याद हो गया। सो 176.2 ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 405। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछने को बोला है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के इक्विलिब्रियम, ठीक है। 11th बचपन पे प्यार को याद नहीं करना है, पाप को याद करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सही है, याद आ रहा है, हाँ सर याद तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। C मतलब क्या रहता है, कंसंट्रेशन, अल्फा मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई ये याद आना चाहिए, 10-15 दिन ही बचे, अभी याद नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस साल हमने जो अल्फा और मोलर और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन सीखा है वो डायरेक्ट रहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। भाई ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, मैं बोलूँगा एकदम बेस्ट फॉर्मूला है ये, अरे ये NCERT का ही फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है मैंने, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 176.2 डिवाइडेड बाई 405, ठीक है। इतनी भी अच्छी मैथ्स नहीं है मेरी राहुल सर जितनी, तो थोड़ा इसका कैलकुलेशन एक बार चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं हम लोग, फ़ोन यूज़ करते। आप लोग अपने एंड से भी कैलकुलेशन देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। 176.2 डिवाइडेड बाई 405। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 0.435, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम उसको करेक्ट करके लिख देते हैं। डन, ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब वो आगे क्या पूछ रहा है, तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो अल्फ़ा आ गया, 1 में से अल्फ़ा भी आ जाएगा। कंसंट्रेशन चेक करते हैं, कितना कंसंट्रेशन दे रखा है, सर कंसंट्रेशन तो बहुत छोटा दे रखा है, 0.002 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 0.002 को मैं मेरी मैथ्स के हिसाब से 2 × 10⁻³ में लिख देता हूँ। तो लिखने का रीज़न क्या है, आप पहले से ही उसको ऐसे रखो, तो आप ऑप्शन चेक करोगे तो पावर में दे रखा है ना, तो इतना तो सेंस बनना है हमारा कि हम पावर में ही खेलते हैं उसके साथ। इधर ऊपर में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.435 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर है ना, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 0.435। भाई वापस से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करते सब लोग, लग जाओ इस पर, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, 0.435 इंटू 0.435, उसका स्क्वायर करा इंटू 2 और फिर उसको डिवाइड करा, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है 10⁻³ के साथ 0.378 डिवाइडेड बाई, अब ये नीचे वाली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 0.435 दैट इज़ 0.565, ठीक है। इसको कैलसी करेंगे तो 0.378 डिवाइडेड बाई 0.565 दैट इज़ 0.669 इंटू 10⁻³ बाप रे बाप, बहुत छोटी वैल्यू आई है, ठीक है। अब थोड़ा मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। था लेंदी था बट कैलकुलेटिव रिस्पेक्ट में ही था, आपके पास तो कैलसी रहेगा, आप एग्जाम में ऐसे धड़ाधड़ कैलसी चला के कर लोगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्या पता कुछ इतना इजी रिलेशन दे रखा होगा जहाँ पे अल्फा 0.5 ही आ जाए, कंसंट्रेशन बहुत छोटा दे रखा हो। तो ये कॉन्सेप्चुअली तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क करना, क्योंकि ये 11th और 12th दोनों को कोरिलेट करके दे रहा है आपको,
डन। तो हमारा आंसर होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -4। देखते कहाँ है भाई 6.6, तो वेरी क्लोज टू 6.7 इंटू 10 की पावर -4 मोलारिटी। डन, आगे बढ़ते नेक्स्ट। -5 तो आएगा ही नहीं, 6 वाले में इंटरेस्ट था हमें, 4 ही आएगा 10 की पावर -4। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba+2 and Cl- ion present in aqueous solution of BaCl2 are this respectively. Calculate molar conductivity of BaCl2 solution। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कॉलरेज लॉ हमेशा याद रहना चाहिए, वो उसके आयंस का एडिशन रहता है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस दैट आर यूज्ड। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू Ba+2 आयंस की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, उसके बाद प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 2 टाइम्स ऑफ Cl- आयंस, इनको हम ऐड करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है BaCl2 की 127.32। ओके, और Cl- के केस में दे रखी है 76.34, बट 2 टाइम्स 76.34। ओके, तो 76.34 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 12, और ये कितना हो जाएगा 152, 127.32 प्लस 152.68। ठीक है, फटाफट थोड़ी मैथ्स अपने लगाते हैं अच्छी वाली। 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक कैरी में गया तो 4 3 है, ये भी 0 हो गया। 2 0 पीछे कहाँ आ रहे हैं, हर जगह ही आ रहे हैं। ठीक है, एक कैरी में गया तो एक और 0 आ गया, वाह भाई वाह, और यहाँ 8 आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, 280। ठीक है, 280 आ गया आंसर। साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, यूनिट एज इट इज़। देखो आप ऐड कर रहे हो ना, सेम यूनिट वाले ही ऐड होता है। यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, हमने केमिस्ट्री में बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, सेम यूनिट वाले ऐड हो रहे हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी टोटल अगर ढूंढनी है किसी भी गिवन आयन की, तो उसके इंडिविजुअल आयंस की हमें अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तो सिंपली उसे ऐड डाउन कर देना है हमें। ठीक है, मल्टीप्लाइड, देखिए Cl- के केस में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि BaCl2 में एग्जैक्टली Cl आयंस कितने थे, 2 थे। डन। In Arrhenius equation, K is equals to AE minus E upon RT gives the relation between rate constant and temperature. The graph of log K versus 1 upon T, अच्छा this is A and this is R, is linear. Assertion reasoning type question है। The graph of log K versus 1 upon T is linear. With the help of this calculation, the energy of activation can be possibly calculated। ठीक है, दोनों बात सही है। ये अरेनियस ने इक्वेशन ही किस लिए दी थी, हम ये मानते थे कि रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, बट अरेनियस बाबा आए, उन्होंने बोला ऐसा नहीं, रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो लोग पूछे किस कैसे बोल रहे हो भाई, तो उसने बोला ऐसी इक्वेशन के हिसाब से चेंज होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन उसने दे दी, करो तुम टेम्परेचर में चेंज करो, देखो रेट कांस्टेंट अपने आप चेंज होगा। तो पहली बात तो सही है, असर्शन सही है, ए स्टैंड फॉर असर्शन, आर इज द रीजन। अब वो क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी, ये एरो मतलब वर्सेस बता रहा है, इज लीनियर, एकदम सही बात है। अगर आप लॉग के मतलब दोनों तरफ लॉग लोगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, लॉग के इज इक्वल्स टू, लॉग ले रहे हैं तो हम पहले एल एन का केस ले लेते, फिर हम उसमें लॉग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डन, कैसे, तो एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर ए टी, फिर एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और 1 अपॉन टी आ जाएगा। सही है, तो 1 अपॉन टी हमारा एक्स एक्सिस बन गया और लॉग के हमारा वाई एक्सिस बन गया। ठीक है, तो दिस इज अवर वाई, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, और ये सी इंटरसेप्ट हुआ, लॉग ए हमारा सी इंटरसेप्ट हुआ, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की लाइन कुछ ऐसी जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सी इंटरसेप्ट हुआ ये लॉग ए के बराबर है, स्लोप नेगेटिव है, तो हम माइनस ये अपॉन 2.303 आर, तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, ई ए रहता है। ठीक है, तो स्लोप पता होगा तो हम एक्टिवेशन एनर्जी भी ढूंढ सकेंगे ग्राफिकली अगर हमें पता होगा। तो ये क्या बोला है, असर्शन ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन, नेक्स्ट आगे बढ़ते।
A first order reaction is 50% completed in this much time. How much time will it take for 100% completion? Very good question केमिकल काइनेटिक्स के रिस्पेक्ट में. अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम की बात करेंगे तो आपको जनरल इक्वेशन तो पता ही होगी. सो के टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के होता है, टी को इधर सब्सटीट्यूट करेंगे लॉग A0 बाई AT. नाउ व्हाट इज A0? A0 स्टैंड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन और AT स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग कंसंट्रेशन. ध्यान देना, दिस इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन. सो रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो AT है. अगर वो 100% कंप्लीट हो गया तो यानी रिएक्टेंट तो कुछ बचा ही नहीं. अगर रिएक्टेंट कुछ बचा नहीं तो यानी AT की वैल्यू 0 हो जाएगी. जहाँ तक मेरा मैथ्स बोलता है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. और लॉग इन्फिनिटी, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. देखा, थोड़ी मैथ्स तो मुझे भी आती है. लॉग का ग्राफ ऐसे ही जाता है, ठीक है, लॉग का ग्राफ ऐसे ही जाता है. सो यानी किसी इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे जा रही होगी. तो यानी टाइम भी कहाँ पे जा रहा होगा बेटा? इन्फिनिटी पे जा रहा होगा. समझ आई? थोड़ा डीप मीनिंग वाली बात है, बट आपको इसको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लेती है. कितना टाइम लेती है? इनफाइनाइट टाइम. और उसका रीज़न ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्योंकि AT रिमेनिंग कंसंट्रेशन बताता है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कंप्लीशन पे तो 0 होगा. 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी होगा. और लॉग के अंदर इन्फिनिटी रखोगे तो वो इन्फिनिटी तक लेके जाएगा. तो टाइम भी कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे. तो सब इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी. तो आंसर भी क्या होगा? इन्फिनिटी. सही है कि नहीं? ऐसे टिक मत कर देना अपने एग्जाम में. हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है. हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में डायरेक्टली रिलेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर. फॉर्मूला याद है ना? पेपर में दो पेपर ब्रह्मास्त्र के इससे पहले कर रखे हैं. 2 पेपर ब्रह्मास्त्र के इससे पहले कर रखे हैं. तो ये पेपर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि सर यही पहला पेपर है. इससे पहले वाले पेपर्स को भी जाके एक बार देखना और नोट्स बनाना उसके ऊपर, ठीक है. सो हमें टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 - n. 1 - n सही लिखा है? सही लिखा है सर, 100% सही है. वेरीफाई कर लो सर. जीरोथ ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो रहता है वो किसके बराबर होता है? A0/2k. A0/2k, एब्सोल्युटली करेक्ट. A0/2k. यानी जीरोथ ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है. तो n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. n का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सर कुछ लोगों को लग रहा है सर पहला पेपर, सर तीसरा पेपर है ये, तीसरा. टैगलाइन नहीं देखा, ऊपर 3 लिखा हुआ है. पहले 2 बहुत पहले के हो रखे हैं, तो पहले के भी पेपर एक बार देख लेने का, ठीक है, शफल हो जाता है. अब मुझे क्या बोला है उसने डायरेक्टली? हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब. क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 1/n की वैल्यू 3 के बराबर है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब बोला है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब बोला है. तो इनवर्सली मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो -3 रहेगी, नॉट 3, -3. इनवर्सली मतलब नीचे आ रहा होगा. सो टी हाफ इज अल्टीमेटली A0 की पावर 3 रहना चाहिए, ठीक है. तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब 1 - n की वैल्यू -3 रहेगी. सो हम अगर n की वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू 4 आएगी. इन्वर्सली बोला है, ठीक है. इन्वर्सली मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला जो कोफिशिएंट, जो ऊपर पावर है, वो जब नीचे आ रही है तब मैं इन्वर्स केस ले रहा हूँ. तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस. सो 1/n की वैल्यू एग्जैक्टली -3 के बराबर है. इन्वर्सली, डायरेक्टली बोला होता है तो +3 लेते हैं, बट इन्वर्सली बोला है इसीलिए -3 ले रहे हैं. सो 1/n इज इक्वल्स टू -3, तो n इज इक्वल्स टू 4. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन होगी. वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ज़रूर पूछा जा सकता है. PYQs में ये टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है. आगे बढ़ते. कुछ लोग यही गलती करेंगे कि इन्वर्सली वाला वर्ड को उतना इम्फसाइज नहीं करेंगे. सर 1 - n इज इक्वल्स टू 3, फिर हम डालेंगे वैल्यू. सर ये -3 +3 इधर आएगा और माइनस उधर जाएगा. सर n इज इक्वल्स टू -2. सर ऑप्शन ही नहीं है सर, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे? सर -2 नहीं तो 2 तो दिख रहा है, तो 2 टिक करके आ रहे हैं. ऐसा नहीं है यार, यहाँ लिखा है यार इतने प्यार से उसने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल.
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन A0 मान रहे हो तो कुछ ऐसा प्यारा सा दिख रहा होगा। अब मैंने तो ऊपर में लिखा है ना, तो ऊपर में लिखा है तो ये ऊपर जाएगा तो A0 की पावर -3 लिखा जाएगा। वो -3 तो अल्टीमेटली 1 - n का फॉर्म है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि 1 - n इज इक्वल्स टू -3, तो n इज इक्वल्स टू 4, तो ऑर्डर 4 होगा। भाई बायो वालों के लिए थोड़ा सेंटीमेंट रहता है मेरे को, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जब भी आता है तो बायो बी ग्रुप स्टूडेंट्स थोड़े डगमगा से जाते हैं, इसीलिए तो मैं प्रोपोर्शनल थोड़ा थ्योरी क्वेश्चंस भी रखता हूँ, बट नहीं होना है, इतना कोई हार्ड नहीं है, थोड़े बहुत लॉजिक्स ही आपको डेवलप करने हैं। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन A to B इज फाउंड टू बी दिस मच। रेट कॉन्स्टेंट की बात कर रहा है, तो रेट कॉन्स्टेंट यानी K की बात कर रहा है, ओके। मोल पर सेकेंड की बात हो रही है, यानी ये 0th ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन भी है और टाइम भी है, तो यानी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। ये ऑर्डर जो है वो 0th ऑर्डर रिएक्शन है। सर कैसे बताए? अरे भाई अभी हमने डिस्कस करा कि जब भी मैं 0th ऑर्डर की बात करूँगा तो उसकी जो यूनिट रहती है वो मोलैरिटी, ठीक है, सेकेंड इन्वर्स रहती है। हाँ, आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि किसी भी ऑर्डर का आप यूनिट भी उस फॉर्मूले से बता सकते हो, मोलैरिटी 1 - n सेकेंड इन्वर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर 0 ऑर्डर की बात होगी तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स मोलैरिटी की पावर 1 रहेगा, यानी जो भी होगा वो ऊपर, तो मोलैरिटी मोल, उन लोगों ने मोलैरिटी की जगह मोल के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, या वो हो सकता है मोलैरिटी लिखा हो, मोल छप गया हो। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ 5 मोलर, यानी उसका इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोलर है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद उसका कंसंट्रेशन बताना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई। तो सर फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट कांस्टेंट के बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे देखेंगे? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट, दैट इज K की यूनिट, मोलैरिटी 1 - n सेकेंड इनवर्स रहती है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रख के देखो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो मोलैरिटी से इंडिपेंडेंट, दैट इज सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ सेकेंड में ही रहता, पर सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स हुआ, ठीक है। अब अगर आप 0 रख के देखोगे तो मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, तो वही मोलैरिटी, मोल बोल रहा है, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, पर सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स हुआ। तो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। कितना कंसंट्रेशन इनिशियल दे रखा है? 5 मोलर। हाँ, दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए रेट लॉ के हिसाब से, रेट लॉ इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। क्योंकि रिएक्शन 0th ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ अभी काम आएगी। हमें डायरेक्टली बोल रखा है कि कितना कंसंट्रेशन रहेगा आफ्टर 20 मिनट्स। हमें फॉर्मूला पता है K इज इक्वल्स टू x/t। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? x ये बताता है जो मोल्स डिसोसिएट हुए, द मोल्स दैट इज डिसोसिएटेड, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी K इंटू टी, ठीक है। टाइम, उधर टाइम सेकेंड में है पर यहाँ टाइम मिनट्स में है, तो सेकेंड को किस में मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड में। K की वैल्यू कितनी है? तो K की वैल्यू दे रखी है 0.6 इंटू 10 की पावर, ठीक है, -3 इंटू 60 इंटू 20। डन। इसको कैलसी करेंगे, 2 0 है तो ये तो उड़ा देंगे उसको, -1 हो जाएगा, और ये 0.6 इंटू 12, ओके। अब 0.6 इंटू 12 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 6 72, 7.2 इंटू 10 की पावर -1, तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा 0.72 मोलर। सर 0.72 मोलर आंसर आ गया, सर टिक कर दे क्या? गलत, वहीं आप गलत हो जाओगे। सर 0.72 मोलर जो है ना वो बता रहा है मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स रिएक्टेंट में से टूट गए, कितने मोल्स उससे छूट गए, उसका साथ छोड़ के चले गए। तो 5 मोलर तो स्टार्टिंग में थे, अब बोल रहा है 0.72 निकल गए, सही है कि नहीं? तो अगर मुझे पूछ रहा है किसका कंसंट्रेशन मांग रहा है, अच्छा B का ही कंसंट्रेशन मांग रहा है, तो जितने इसके डिसोसिएट हुए होंगे
उतने ही किसके बने होंगे, बी के, क्योंकि रेशो क्या है 1:1 का है। डन। तो बी के रिस्पेक्ट में जो आंसर रहेगा तो वो तो बी का अगर कंसंट्रेशन मांग रहा है बेटा तब तो 0.72 सही है। हाँ, ट्विस्ट ये होता कि बी की जगह अगर वो ए पूछ रहा होता कि अगर ए के कंसंट्रेशन कितने रहते 20 मिनट बाद, तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन में से 0.72 माइनस करना पड़ता। तो 5 माइनस 0.72 करते, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो आंसर आ रहा होता तब उस केस में वो मोलैरिटी रहता। डन। बट अभी तो हमें किसका कंसंट्रेशन चाहिए, बी का कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो कितने मोल्स फॉर्म हो रहा होगा 0.72। क्यों, क्योंकि जितने मोल्स ए के डिसोसिएट होंगे उतने ही अमाउंट ऑफ मोल्स बी के फॉर्म हो रहे होंगे। तो फाइनल आंसर 0.72 मोलर। फॉर द रिएक्शन X2A, XA plus YB gives ZC. If minus dA by dt is equals to minus dB by dt is equals to 1.5 dC by dt, then the correct statement among the following. So हमें पता है ये डिफरेंशियल रेट लॉ का क्वेश्चन है। 1.5 को वी कैन राइट एज 3/2। ओके, सो मैं इसको अगर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी टी डिवाइड इज इक्वल्स टू 3/2 डी सी बाई डी टी। सर सी के केस में माइनस क्यों नहीं है? सर ये प्लस की इसीलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है और प्रोडक्ट हमेशा अपीयर होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। और यहाँ दोनों तरफ माइनस इसीलिए क्योंकि ये लोग रिएक्टेंट साइड है और रिएक्टेंट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में कम होता है, तो वहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिसअपियरेंस और ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस। तो ये जो 3 रहता है वो अल्टीमेटली एलसीएम रहा होगा, मतलब 1/3 और 1/3, तो वो बारी बारी वहाँ पे मल्टीप्लाई रहा होगा। सो हमें पता है x जो रहता है, हम डिफरेंशियल रेट लॉ को लिखते कैसे, x उसका कोफिशिएंट है तो -1/x dA बाई डी टी विच इज़ इक्वल्स टू -1/y dB बाई डी टी। ठीक है, जो अल्टीमेटली किसके बराबर है, +3/2 dC बाई डी टी। ठीक है, तो 3 को आपको यहाँ नीचे सब्स्टिट्यूट करना है। सो y 1/y इज इक्वल्स टू 1/3, सो वी कैन कंक्लूड y इज इक्वल्स टू 3 एंड सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x y z नहीं, द वैल्यू ऑफ x एंड y दोनों की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। नेक्स्ट, द कलर ऑफ क्रोमियम H2O6+3 इज, कलर बताना है। तो ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ध्यान देना कलर के ऊपर क्वेश्चन डी ब्लॉक में से आते, एक टेबल दे रखा होगा जिसमें गिवन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को वाटर एज अ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करा जाता है। तो जब वाटर एज अ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे होते तो वाटर एक लिगेंड की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो हमें इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि वाटर कितने अमाउंट में, हमें ये देखना है कि चार्जेस क्या है। तो ये क्रोमियम उसी टेबल में 2 बार धोखा देगा। डी ब्लॉक में कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर अभी आपके पास टेक्स्ट बुक है तो तुरंत खोल के देखो, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टेबल दे रखा है डिपेंडिंग अपॉन मेटल और उनका ऑक्सीडेशन नंबर। तो धोखा इस बात का देगा कि ये जो क्रोमियम है उसमें देखना स्कैंडियम जो Sc+3 रहता है, स्कैनेडियम, उसका कलरलेस सॉल्यूशन रहता है जब वाटर एज ए लिगेंड काम करता है उस केस में। तो क्रोमियम जब +3 में रहेगा तब तो वो वॉयलेट कलर दे रहा होगा, वॉयलेट कलर दे रहा होगा। बट वही क्रोमियम अगर +2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी टेबल में आप देखोगे कि वो ब्लू कलर शो कर रहा है। कौन सा कलर शो कर रहा है, ब्लू। सो ऐसा नहीं कि क्रोमियम देख के सर वॉयलेट 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 है, देखना है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। वो टेबल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उसी रिस्पेक्ट में बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर x होगा वाटर का, हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है, ओवरऑल चार्ज 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 है ना। 3 है, 3 इसीलिए ढूंढ रहे हैं हम लोग क्योंकि वो वॉयलेट कलर आइडेंटिफाई करना है। वो टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19। विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज मैग्नीज मैग्नाइज नहीं है, इज अनस्टेबल। तो मैग्नीज का कौन सा अनस्टेबल स्टेट रहता है, दैट इज +5। मैग्नीज इज अनस्टेबल एट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। डन, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाई, ठीक है, ये थोड़ा पीटी अलग से उड़ता हुआ आ गया, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ऑस्मियम, OS, ऑस्मियम डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, +8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +8 ऑस्मियम। ठीक है, डी ब्लॉक में तो बहुत इजी पार्ट बनता है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। डायरेक्ट आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो तुरंत क्वेश्चन बनेंगे। एक ही बेचारा इनऑर्गेनिक का उन्होंने बचा के रखा है,
ठीक है, क्यों बचा है वो तो वही जाने है, बट बाकी जितने रटने वाले थे वो लास्ट ईयर ही उड़ा दिए, इसी साल आपके टाइम पे उड़ा दिए, तो आपके पास बेनिफिट है, ठीक है, विच इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो देखो एक थ्योरी हमेशा याद रखना कि Cr2O7-2 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो अपने +6 स्टेट से पीछे रिड्यूस होके आ सकता है, +6 से +3 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तो वो खुद का रिडक्शन कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सेम गोज विद मैग्नीज, मैग्नीज +7 पे रहेगा, वो पीछे आ सकता है, +2 पे आ सकता है, 0 पे आ सकता है, डन। क्रोमियम, देखो यहाँ भी क्रोमियम, यहाँ भी क्रोमियम, ये भी +6 है, पीछे आ सकता है। जो W है, W पीछे नहीं आएगा। WO3 के केस में क्या रहता है, ये हेवियर एलिमेंट्स जितने रहते हैं, हेवियर एलिमेंट्स जितने रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, स्टेबल रहते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। कंपेयर टू क्रोमियम एंड मैग्नीज, दीज आर हेवियर एलिमेंट्स एंड दे आर मच मोर स्टेबल at higher oxidation state, therefore it will not act as an oxidizing agent, WO3, done। आगे बढ़ते, which of the following complex ion is least stable, तो stability depends on spectrochemical series, जो coordination compound में दे रखी है, वो भी series बना के दे रखी है, जो leader है उस series का वो cyanide है, CN-, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, मार्क्स देगी और दे के ही जाएगी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से अगर आप वो सीरीज़ देखोगे तो जो भी हैलाइड्स हैं वो बहुत पीछे आते हैं, वाटर एज अ डिफरेंशिएबल काम करता है SFL और WFL के बीच में। अगर उस सीरीज़ में आप इधर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की सीरीज़ दे रखी है, और पीछे देखोगे तो WFL की सीरीज़ दे रखी है, वीक फील्ड लिगेंड की, ठीक है। सो आप ध्यान से देखो तो Cl- है, लिगेंड के बेसिस पे स्टेबिलिटी बताएंगे। SFL जो रहेंगे वो हाईली स्टेबल रहते हैं, बट अगर मैं WFL की बात करूँगा तो स्टेबिलिटी कम रहती है, स्टेबिलिटी इज़ ऑलवेज लेस। तो Cl- की सबसे कम है। फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इन केसेस के बेसिस पे बताऊँगा, तो ये ऐसा सीक्वेंस बन रहा होगा, चेक करना आप NCERT में। Cl-, उससे ज़्यादा वाटर, उससे ज़्यादा अमोनिया और सबसे ज़्यादा साइनाइड आयन, ठीक है। NCERT लेके बैठो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, सिर्फ MCQ ऐसा नहीं है कि यही आएगा सर, आइए, अरे वो लीस्ट स्टेबल की जगह मोर स्टेबल भी तो पूछ सकता है, ठीक है। तो लेके बैठे, ऐसा सत्संग नहीं चल रहा है, सुनने बैठे हैं हम लोग, ठीक है। इन द कॉम्प्लेक्स दिस कंपाउंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, डेल्टा ओ मतलब क्या होता है, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा ओ मतलब CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप ध्यान से इस लिगेंड का केस देखो, CN, अभी बोला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स्टेबिलिटी के लिए भी काम आ रही है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी काम आ रही है। तो Cn- जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अब जितने ज़्यादा, जब जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो आपको याद हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैं ऐसे डायग्राम छोटू सा बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये d ऑर्बिटल होता है जो स्प्लिट हो जाता है, 2 सेट में स्प्लिट हो जाता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर वाला Eg सेट होता है, नीचे वाला T2G सेट होता है, ठीक है। ये डीजनरेटेड d ऑर्बिटल 3D वाला जो होता है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज स्प्लिटिंग। दोनों के बीच में एक बैरी सेंटर होता है, ये टोटल डेल्टा ओ कहलाता है, सही है। तो पहले नीचे वाले घर भरते हैं एक एक एक, WFL हो या SFL हो, सब नीचे वालों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट अब आता है, स्टोरी में ट्विस्ट अब आता है कि सर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में पेयरिंग एनर्जी कम होती है कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बहुत सिंपल है, पेयरिंग एनर्जी कम होना स्प्लिटिंग एनर्जी से मतलब जो 4th इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अपने आप को पेयर करना ज़्यादा प्रिफरेबल समझेगा। किस केस में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, बेटर देन इधर से ऊपर कूदे वो, सही है। तो ये हमेशा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग एनर्जी कम रहती है। कम एनर्जी रही सर, कम है, 2 टास्क दिया, घर में शिफ्टिंग हो रही है, एक कुर्सी उठाओ और एक सोफ़ा उठाओ, क्या काम करोगे आप? कुर्सी उठाओगे, सोफ़ा उठाने नहीं जाओगे, सोफ़ा उठाने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कुर्सी उठाने में एनर्जी कम लग रही है।
तो वैसे ही कामचोर होते हैं ये लोग, कम एनर्जी वाला काम करेंगे। तो पेयरिंग में कम एनर्जी लग रही है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जोड़ी बनाने में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। जोड़ी 3 इलेक्ट्रॉन्स तक तो SFL हो या WFL हो, बात तो सेम रहेगी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन से ये SFL और WFL में ट्विस्ट आने लगता है, ये बात क्लियर है। तो पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सा ऑप्शन है, उल्टा लिख के दिया है, ये ऑप्शन दिख रहा है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये एक थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। विच कॉम्प्लेक्स कैनॉट रोटेट लाइट, कैनॉट रोटेट लाइट, डायरेक्ट नहीं पूछा है, इनडायरेक्ट वे में पूछा है, ऐसे भी टाइप में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। वो कॉम्प्लेक्सेस जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। बट अगर जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो वो लाइट को रोटेट नहीं कर सकते। तो ये अल्टीमेटली ये पूछ रहा है विच इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, विच इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमें पुराने पेपरों में एक बात देखिए, जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रांस आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम इसका डायग्राम भी बना के देख लेते हैं, ठीक है। OX मतलब ऑक्सिलेटो आयन रहता है, PT, ठीक है। इधर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्सिलेटो आयन, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ ऊपर Cl और यहाँ Cl। ट्रांस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि Cl और Cl एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर है, 180 डिग्री। अगर मैं इस कंपाउंड को इस प्लेन के अबाउट काटता हूँ, मतलब समझो अगर यहाँ पे ऑक्सिलेटो और यहाँ ऑक्सिलेटो, ऊपर Cl है और नीचे Cl है, तो अगर मैं ऐसे कट करूँगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है ना, ऊपर भी Cl, ठीक है, खंबे वाली फोटो नहीं है, ये ऊपर भी Cl और नीचे भी Cl, तो यानी ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा तो वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। अब बाकी सारे केसेस में चेक करना, देखो सिज है, सिज में और कोई सिमेट्री होती नहीं है। EN वाला केस हमने देखा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहता है, इस केस में भी वो सिज वाले केस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, दे कैन रोटेट प्लेन ऑफ लाइट, बट दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो इट कैन नॉट रोटेट प्लेन ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना वो लोग ज़रूर आइसोमेरिज्म को इंसर्ट करेंगे। भाई MCQ तो केमिस्ट्री में बनेंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ डाइक्लोरिडो, ठीक है। क्रोमियम आयन बोला है ना, तो 6 होगा, तो सिर्फ ऑक्सिलेटो नहीं होगा, डाई ऑक्सिलेटो क्रोमियम होगा, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, डाई होगा वहाँ पे, ठीक है। तो क्रोमियम 3 बोल रहा है। सो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब एकदम सिंपल रहता है वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैं रिकैप भी करवा देता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी यानी सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्राइमरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूँगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर। सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सर तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लीगेंड्स, कितने लोन पेयर डोनेट किए लीगेंड्स द्वारा, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सर ऐसी क्या बात कर रहे हो सर, हमारे को तो पता है कि कितने लीगेंड जुड़े हुए वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखो यहाँ पचका हो जाएगा आपका। कैसे? कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डाइक्लोरिडो क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम है तो Cr गिवन है, Cr। डाइक्लोरिडो मतलब Cl2 है, ऑक्सिलेटो का साइन OX, हम उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में, और वो सिर्फ ऑक्सिलेटो नहीं है, डाई ऑक्सिलेटो है, तो यहाँ पे +2 मतलब 2 रखते हैं। अगर आप ऐसे दिखोगे तो ऑक्सिलेटो 2 है और क्लोरीन 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, गलत। ऑक्सिलेटो मतलब C2O4 -2 होता है, ऑक्सिलेटो आयन होता है C2O4 -2। ये एक टाइम पे मेटल को 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। बाइडेंटेट लीगेंड में आता है बेटा, किस में आता है? बाइडेंटेट लीगेंड में, यही तो खास बात है। तो एक ऑक्सिलेटो अकेले में 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो 2 ऑक्सिलेटो कितने डोनेट कर रहे होंगे? 4। Cl- तो यूनिडेंटेट लीगेंड है,
एक यूनिडेंटेड लिगेंड एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो 2 कितने करेंगे, 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वरना आप गिन दोगे 2 2 4, आंसर हो गया 4। ऑप्शन भी होगा ऐसा कोई, ठीक है, देखो 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, ऐसा नहीं है। आपको ये चेक करना है कि लिगेंड्स कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल को, और वो डेंटिसिटी पे डिपेंड करता है, पढ़ा है ना एनसीईआरटी में वो वर्ड है डेंटिसिटी, वो डेंटिस्ट वाला डेंटिसिटी नहीं, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि लोन पेयर एक लिगेंड कितने मेटल्स को दे रहे हो। तो ऑक्जेलेटो आयन, ईएन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, दीज ऑल आर केसेस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। Cl माइनस, साइनाइड भी बाइडेंटेड है बट उसमें भी सब स्पेशल केस है वो, ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड की तरह काम करता है। तो 6 हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी उसकी 6 हो गई। और अगर आप ध्यान से देखो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली मेंशन कर रखा है, 3 मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26। When 1 mole of CrCl3.6H2O is treated with excess AgNO3, 3 moles of AgCl is formed. The formula of the complex। देखो ये भी क्लासिकल वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन है। वर्नर थ्योरी कैसे एमसीक्यू में आ सकती है वो भी देखो। हमें पता नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काउंटर आयन और लीगेंड और सेंट्रल मेटल से बना रहता है। आई रिपीट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल, लीगेंड और काउंटर आयन, ये 3 पार्ट से बना रहता है। लीगेंड कभी भी 7 मेटल का छोड़ेगा नहीं, यानी उसकी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। काउंटर आयन पानी देख के छूट जाता है, मतलब जब भी आप उसको एक्वस स्टेट में डालोगे वो छूट के भाग जाएगा। यानी प्राइमरी वैलेंसी जो काउंटर आयन से सेटिस्फाई हो रही है, वैलेंसीज दैट आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयन, दे आर आयोनाइजेबल इन नेचर। व्हाट दे आर? आयोनाइजेबल इन नेचर। अब चेक करते दिया क्या है, तो मुझे नहीं पता ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कितना पानी अंदर कितना पानी बाहर नहीं पता। हाँ, उसको AgNO3 के साथ ट्रीट करा तो मुझे इतना पता चला कि AgCl बने और वो AgCl 3 मोल बने। सर अभी मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, Cl 3 Ag के साथ कब जुड़े होंगे? जब Cl अंदर होंगे, स्पीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर अगर Cl होगा तो लीगेंड की तरह काम करेगा। लीगेंड कभी भी मेटल का साथ छोड़ता नहीं है, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, यानी Cl बाहर होंगे। और कितने Cl बाहर होंगे ध्यान से देखना, 3 Cl बाहर होंगे। तो यहाँ से 3 तो Cl ही दिए, तो आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा दिख रहा होगा Cl3, दिस विल एक्ट एज अवर काउंटर आयन। क्रोमियम हमारा सेंट्रल मेटल होगा और 6 के 6 पानी जो लिए रहेंगे वो लीगेंड की तरह काम कर रहे होंगे और वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पीयर रहेंगे। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया ऐसा सुंदर सा? एक ही दिख रहा है, डी ऑप्शन। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ऑर्गेनिक का पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। विस डाइहैलाइड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस? 2 केस होते हैं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमेशा आता है। एडजेसेंट एटम्स पे अगर हेलोजन जुड़े रहते हैं तो उसे विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। एक दूसरा भी रिकैप के लिए रखो, जेम डाइहैलाइड। सेमी एटम पे अगर हेलोजन जुड़े रहते हैं तो उसे जेम डाइहैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई। एडजेसेंट मतलब क्या? 1 के बाद 1 का एडजेसेंट 2 होता है, 2 का एडजेसेंट 3 होता है, 3 का एडजेसेंट 4 होता है। तो नॉमेनक्लेचर में जो ऐसा नंबर दिख जाए वही होते हैं भाई, और कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। 1,2 डाइक्लोरोइथेन हो गया, चाहो तो स्ट्रक्चर बना। इथेन मतलब कितने कार्बन? 2 हो गए। 1,2 मतलब इधर Cl इधर Cl, बाकी हाइड्रोजन भर दो अपनी श्रद्धा अनुसार, CH2 CH2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विस डाइहैलाइड। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन में मतलब एक ही कार्बन हुआ, तो ये तो Cl, तो ये विस नहीं है, ये जेम वाला केस है, ठीक है। डन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। CH3 CH2 Br NaI के साथ ट्रीट हो रहा है एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। रीएजेंट के नाम से याद रखना, नाई नाई नाई, आई एम रिपीटिंग, नाई। अगर एल्काइल अलाइड्स नाई के साथ रिएक्शन करते हैं, नाई, ठीक है, हिंदी में नाई का मतलब बार्बर होता है, ठीक है, एसीटोन के प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, उसे फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा? फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, थ्योरी के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइल आयोडाइड और बाई प्रोडक्ट में NaX निकलता है,
एल्काइल आयोडाइड, ये रिएक्शन सिर्फ एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए काम आती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है, यानी इथ को पकड़ के रखते और आई जुड़ जाएगा। तो ब्यूट है, इथेन है, तो आयोडो इथेन, आंसर विल बी आयोडो इथेन। दैट इज हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कंपाउंड बनेगा, वो CH3CH2I। ठीक है, आयोडो इथेन उसका कॉमन नेम है, आयुपैक। ठीक है, मीथेन नहीं आएगा, प्रोपेन नहीं आएगा, ब्यूटेन नहीं आएगा। नंबर ऑफ कार्बन से कुछ चेंज नहीं होता, वुड्स में होता है। ठीक है, 1 का 2 जुआरी था, वो 1 का 2 करता है। देखो ये आ गया, वुड्स फिटिंग आ गया ये। ठीक है, दिस इज नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग एक अलग साइंटिस्ट था जो अराइल एलाइड पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वुड्स ये था जो एल्काइल एलाइड पे रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो वो ये सोडियम के प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में ड्राई ईथर में रिएक्शन करते थे तो एल्काइल बेंजीन बनाता था। ठीक है, तो इस केस में C2H5 आ जाएगा, इथाइल बेंजीन नाम बन जाएगा इसका, इथाइल बेंजीन। और दिस इज़ अ वेरी फेमस रिएक्शन बिकॉज इसमें 2 साइंटिस्ट का नाम यूज़ करते हैं। वुड्स हमेशा एल्काइल हैलाइड्स में डील करता था। ठीक है, और ये होता है हमारा फिटिंग, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसको किस नाम से जानते हैं? वुड्स फिटिंग। दिस इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आंसर रहेगा इथाइल बेंजीन। डन। टॉलिन का केस तो पता है ना, बेंजीन पे CH3 आए, CH3 तो तब आता जब यहाँ पे CH3 होता। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक मैं सीरीज़ बना देता हूँ जो मैंने पहले के पेपर्स ब्रह्मास्त्र में बना रखी है, फिर से मैं इसको डिज़ाइन कर देता हूँ। एल्कोहल्स का जब जब आप ऑक्सीडेशन करोगे सो आपको एल्डिहाइड्स या तो कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड्स या तो कीटोन मिलेगा। ये ट्रेन जाते टाइम ऑक्सीडेशन दिखा रही होगी और आते टाइम रिडक्शन दिखा रही होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जाते टाइम वो रिडक्शन, आते टाइम ऑक्सीडेशन, जाते टाइम रिडक्शन। और एल्डिहाइड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल के स्टेशन पे जाना है, तो करना तो रिडक्शन ही है, बट वो साधारण रिड्यूसिंग एजेंट के साथ नहीं होगा। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद से आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल पे जा सकते हो। सिमिलरली अगर आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक जाना है तो डायरेक्टली आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, बट साधारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होगा। उस केस में वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 या तो KMnO4, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। जोन्स रिएजेंट भी चल जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक को आपको देखो मैंने आंसर बता ही दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बीच में एल्डिहाइड कीटोन्स तक नहीं लेके आएगा, डायरेक्ट आपकी ट्रेन अल्कोहल तक पहुंचा देगा। तो C6H5 है ना, ओके, तो वील रब दिस C6H5, C डबल बॉन्ड O और OH। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जैसे ही ट्रीट करोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये दोनों एक ही यूनिट का पार्ट है, ये डबल बॉन्ड O CO पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो C6H5 CH2OH। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। बेंजीन कार्बन के रिस्पेक्ट में C2CH2, दिस पोजीशन इज नोन एज बेंजाइल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल कार्बन। ठीक है, और बेंजाइल कार्बन से OH जुड़ा रहता है तो उसे बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इथाइल बेंजीन तो नहीं है, इथाइल बेंजीन CH2 है ना, इथाइल बेंजीन तो नहीं है, फिनाइल मीथेनॉल। ठीक है, ओके, तो उसने पेरेंट चेन को ये मान लिया है, दैट इज मिथेनॉल, और फिनाइल को सब्स्टिट्यूट मान लिया, तो और ऑप्शन विल बी फिनाइल मीथेनॉल। डन। CH2OH को पेरेंट चेन कंज्यूम कर लिया है, तो क्योंकि एक ही कार्बन है तो मिथ एन सिंगल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप ऑल है तो मीथेनॉल, और जो बेंजीन है उसको सब्स्टिट्यूट की तरह मान लिया है तो फिनाइल, नाम क्या दे दिया उसने? फिनाइल मीथेनॉल। ठीक है, यानी बेंजाइल अल्कोहल भी बोलते हैं तो भी चलता है। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल भी उसका कॉमन नेम हो जाएगा। 31 क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एल्कोहल को मेरे को एल्डिहाइड में ले जाना है, OH ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप मतलब
एल्डिहाइड ग्रुप। सो मुझे ऑक्सीडेशन करना है, अभी हमने एक ट्रेन बनाई थी बढ़िया वाली सुंदर सी, सही है। ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, कौन से पीसीसी, CrO3 इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Na2Cr2O4 और KMnO4 दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो बेस्ट रिएजेंट जो रहता है वो PCC रहता है। इसका रीज़न ये रहता है CrO3 एसिडिक मीडियम में फर्दर उसको डबल बॉन्ड को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट रहता है, दोनों ऑप्शन NCERT के हिसाब से तो सिमिलर ही लगेंगे आपको, बट PCC ज़्यादा अप्रोप्रिएबल है क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड जो रहता है वो डबल बॉन्ड को भी डिस्टर्ब करता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड में अगर वो प्रेजेंट रहता है या कोई भी एसिड में प्रेजेंट रहता है तो डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर NCERT द आंसर विल गो विथ PCC। डन। इट विल कन्वर्ट द अल्कोहल टू एल्डिहाइड गिविंग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। डन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करा जाएगा। इट कैन बी PCC ऑल्सो बट CrO3 ऑल्सो, बट CrO3 इस केस में नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री एल्कोहल। अच्छा 3 डिग्री एल्कोहल, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री एल्कोहल, है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो इधर कुछ ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमें यही बताना है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री एल्कोहल। तो हम चेक करेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल, मतलब हमें उस कार्बन को देखना है जिससे डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द कार्बन थ्रू विच OH इज अटैच्ड। अब उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, कितनी डंडियाँ कार्बन के साथ जा रही है, तो 3 डंडियाँ जा रही है, तो कितने डिग्री का एल्कोहल हो गया, ये डायरेक्टली 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये भी लग रहा होगा, टेम्पटेटिंग लग रहा होगा 3 डिग्री, बट दिस इज नॉट 3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री ओनली। सर कैसे भैया, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे जितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े उससे तो एक ही कार्बन जुड़ा है ना। अब उसके साथ 3 जुड़े या 300 जुड़े उसको क्या लेना देना है, उसके साथ कितने कार्बन जुड़ा है, तो एक ही कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री हुआ। तो हमारा आंसर विल बी बी, ठीक है। दिस इज नॉट एनी क्वेश्चन, अपने लिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल ईजिली अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमें बहुत अच्छी तरह से एक्नॉलेज्ड होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन रिएक्शन एल्कोहल्स में होती है। एल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 का काम ही पानी निकालना होता है। आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम ही पानी निकालना होता है। तो पानी निकालने के प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और वो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी दे रखा है, और जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उस मैकेनिज्म के हिसाब से सबसे इजीली 3 डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, मैकेनिज्म दे रखा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से रिएक्शन होती है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल्स में सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो हमें आइडेंटिफाई करना है 3 डिग्री एल्कोहल है कौन। सो प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, पहले का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो दिस इज 2 मिथाइल, दिस इज C एंड दिस इज OH, ठीक है। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, दिस इज प्रोपेन, ठीक है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल है, CH3 ग्रुप है और इससे OH जुड़ा हुआ है। सो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल विल बी आवर आंसर। डन। नेक्स्ट, द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्सनल लेवल पे इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। विलियमसन रिएक्शन का बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने की सीक्वेंस हमें समझनी है। आपको ईथर दे रखा होगा, ठीक है, ईथर दे रखा होगा, एस्टर नहीं, ईथर दे रखा होगा। ROR की जब मैं बात करूँगा तो ईथर होता है, HI के साथ रिएक्शन कर रहा होता है। सो आपको स्टार मार्क करना है वो कार्बन्स को जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और उन कार्बन्स की डिग्री हमें नोट डाउन करनी है। अगर आप देखोगे तो ये कोई डिग्री का नहीं है, सिंपली CH3 है, बट ये कार्बन की डिग्री 2 है क्योंकि इससे डायरेक्टली 2 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। सो हमेशा रिमेंबर वन थिंग, अगर आइदर ऑफ द केस में कोई भी 3 डिग्री एल्कोहल मतलब 3 डिग्री एल्काइल कार्बन निकलता है, तब तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। तब तो रिएक्शन क्या फॉलो करेगी, SN1। हमारे पास दोनों कार्बन में से कोई भी 3 डिग्री नहीं आया, तो क्या होगा सर, अगर ऐसा होगी कोई भी 3 डिग्री नहीं है
तब जो रिएक्शन रहेगी वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। और अगर वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी तो वो उस कार्बन पे अटैक करेगी जो लेस हिंडर्ड है, जो लेस हिंडर्ड मतलब जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सो हमें स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर पता है कि CH3 में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है, फिर 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जो रहता है वो 2 डिग्री में, और सबसे ज़्यादा मतलब आउट ऑफ एवरीवन सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में रहता है। सो हमारा जो I है HI में H+ और I- जो I है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, दैट इज CH3 पे जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा CH3I। ठीक है, ऑक्सीजन का साथ इसके साथ छूट जाएगा। सर ऑक्सीजन इसको भी छोड़ देगा तो क्या करेगा, अकेले घूम के क्या करेगा, नहीं छूटेगा भाई, उसके साथ नहीं छूटेगा। आइदर ऑफ द बॉन्ड तोड़ना रहता है। ईथर्स का कंसेप्ट ही रहता है कि आपको ROR में से आइदर ऑफ द कार्बन को छोड़ना है। तो छोड़ने का जो मैकेनिज्म है वो ऐसे फॉलो होता है कि जिस कार्बन से O जुड़ा है उन 2 कार्बन में से कोई भी एक 3 डिग्री निकल गया तब तो उसका साथ छोड़ दो, जो 3 डिग्री वाला है ना उसको ऑक्सीजन से दूर कर दो। क्यों? क्योंकि तब रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, SN1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस का, ठीक है, उसके बेसिस का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ कि दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं हो तो तब रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। तो हमें इस केस में जब वो SN2 फॉलो कर रही है तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे देखना पड़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस CH3 का सबसे कम है, तो ऑक्सीजन के साथ वो CH3 बॉन्ड टूटेगा, तो आंसर बनेगा CH3I। डन। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा होगा, OH CH, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते कौन सा है। ये CH3I इधर है और कहाँ है CH3I। ठीक है, CH3I एक ही जगह पर है। हाँ, दिस इज़ द आंसर, सी आंसर हो गया। CH3I एल्काइल आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड बना ये, और यहाँ पे कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री का एल्कोहल बन गया। ठीक है, जो हमारा केस हो गया। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 35 CH3CH2CN एल्काइल साइनाइड ग्रुप है। ठीक है, नाइट्राइल भी बोलते हैं हम लोग कॉमनली। उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ईथर में रिएक्शन करवाइए, तुरंत स्ट्राइक कर देना चाहिए। ये कोई बहुत यूजुअल नहीं है कि एल्काइल नाइट्राइल को आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर रहे हो। बहुत स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है जो NCERT में एल्काइल नाइट्राइल के साथ दे रखी है। ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए CH3CH2, ये बहुत हाई टाइम है जब आपको रिएक्शंस ऑर्गेनिक की स्ट्राइक होनी चाहिए, खुद से स्ट्राइक होनी चाहिए। C और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R आके इस कार्बन से जुड़ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन का डबल में कन्वर्ट हो जाता है और MgBr फॉर्म हो गया। ठीक है, दिस इज अडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये अडक्ट है, ये A है हमारा। इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है। डबल बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा, पर डबल बॉन्ड इस बार अपने साथ O को ले लेगा और यहाँ पे CH3 फॉर्म रहा। ठीक है, दिस इज आवर कीटोन। अभी बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, एल्काइल नाइट्राइल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करके हम कीटोन फॉर्म करते हैं, इसकी प्रिपरेशन है। ठीक है, अब उसको जिंक अमेलगम HCl के साथ, यानी क्लेमेंसन रिडक्शन बोल रहा है। क्लेमेंसन रिडक्शन में CO पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो क्या फॉर्म करेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये स्टार इसीलिए मैं मार्क करता हूँ कि उसी कार्बन है जिस पे ऑपरेशन हो रहा होता है। 4 कार्बन यानी ब्यूटेन फॉर्म हुआ, दैट इज ऑप्शन A। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन याद, सारी रिएक्शन याद है, एल्डोल, हेमी एसिटल, एसिटल, कैनिजारो, आयोडोफॉर्म टेस्ट सब याद है, सब प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशन भी ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार मार्क कर लो, सारा आपको याद है, थोड़ा सा बचा है तो क्यों छोड़ना। ठीक है, MCQ तो कैसे भी आ सकते हैं ना, मेरा है आपका किसी का पेटेंट थोड़ी ना है कि यही पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव अ फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो इट शुड बी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी 2 पार्ट होते हैं, या तो एलिफेटिक होगा या तो एरोमेटिक होगा। तो सर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स तो नहीं देते फेलिंग टेस्ट, एलिफेटिक ही देते हैं। CHO ग्रुप एल्डिहाइड का आइडेंटिफिकेशन है, CH3 है, तो देखो पहले फुर्सत में तो B टिक कर दो, बाद में देखते कौन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये है ही नहीं, एल्डिहाइड ईथर है सर। CO जब भी आ जाता है यानी वो कीटोन ग्रुप है, ये भी नहीं हो सकता।
CHO, सर आप CHO को पकड़ के बैठे हो तो बेटा ये एरोमेटिक है ना, C6H5 आ गया ना, तो यानी एरोमेटिक CHO ग्रुप वाले कभी भी फेलिंग टेस्ट देंगे नहीं। 37th, a reaction of formaldehyde and acetaldehyde with Grignard reagent followed by hydrolysis gives what? अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में भी ये यूनिट है और एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन में भी ये यूनिट है, ठीक है। तो कोई ऐसा यूनिट जो 2 पार्ट में बहुत कॉमन है ना, तो उसके आने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी होती है। फॉर्माल्डिहाइड यानी HCO/H, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, RMgX, बीच में एक अडक्ट बनता है, अडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एल्कोहल फॉर्म करता है, ठीक है, OH, H और R। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितने डिग्री का एल्कोहल बन रहा है? 1 डिग्री का एल्कोहल। फॉर्माल्डिहाइड के साथ हमेशा 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है। उसके बाद अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो, एसिड एल्डिहाइड मतलब CH3CHO को ही एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं बेटा, ठीक है, तो R जो होगा वो CH3 रहेगा। एसिड एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अडक्ट बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे R एल्डिहाइड का खुद का R, COH H उसका पकड़ के रखेगा वो, और ये R' हो गया, खुद का तो पकड़ के रखेगा कि नहीं रखेगा भाई, सही है कि नहीं। तो कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया? 2 डिग्री का एल्कोहल। तो इस केस में फॉर्माल्डिहाइड 1 डिग्री का एल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री का। उसी तरीके से आप कमेंट में बता सकते हो कि अगर कीटोन होगा तो कितने डिग्री का एल्कोहल बनेगा, तो 3 डिग्री का एल्कोहल बनेगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डन। CH3COOH को X के साथ ट्रीट करा गया है। ऐसे टाइप की सीक्वेंशियल रिएक्शन में फ़ायदा क्या है कि मैं आप लोगों के साथ कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन देख के घबराना नहीं है, ये वही है इंडिविजुअली अगर पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो CH3CONH2 दे रहा है, अमाइड ग्रुप दे रहा है और वाटर रिलीज कर रहा है, तो अमाइड कब होगा? तो बहुत सिंपल से रिएक्शन होती है, हमें कार्बोक्सिलिक की केमिकल रिएक्शंस का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, एक H का मुंह उधर उल्टा करके लिख दो, और उसको हीट करा जाएगा तो कार्बोक्सिलिक से OH और अमोनिया से H ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और वो क्या फॉर्म कर देगा? CH3CO/NH2, जिसको हम अमाइड के नाम से, अमाइड इज़ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एसिटामाइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिएजेंट होगा? NH3 और हीट करना पड़ेगा। हीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर का रिमूवल करना होता है तो हीटिंग करना रहता है। जैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होने से ही काम नहीं चलता, थोड़ा तो हीट तो करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड? बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड एसिटिक एसिड। इसमें से सबसे पहले ऑड वन आउट अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो फिनॉल है एकदम। ये सब बेचारे कार्बोक्सिलिक फैमिली वाले, कार्बोक्सिलिक तो हमेशा अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, तो सबसे लास्ट में तो आप सीक्वेंस बना ही लोगे कि वो फिनॉल रहेगा। ऑड वन आउट है, अल्कोहल फैमिली का है, OH ग्रुप का प्रेजेंस रह रहा है। कार्बोक्सिलिक फैमिली में अगर हम देखेंगे तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा लीड कर रहा होता है, HCOOH, दिस इज आवर फॉर्मिक एसिड। pKa की वैल्यू इसकी बहुत कम रहती है, सो pKa इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और pKa की कम रहती है और Ka की इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहती है, ठीक है। Ka और एसिडिक स्ट्रेंथ में डायरेक्टली रिलेशन रहता है और pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ में इन्वर्सली रिलेशन रहता है। 11th के कुछ पाप है जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आते हैं, आएंगे और ज़रूर आएंगे, इसीलिए हमने इंक्लूड कर रखा है। कार्बोक्सिलिक का एसिडिक स्ट्रेंथ और अमाइंस में बेसिक स्ट्रेंथ पूछेंगे। अब आ जाओ कंपेयर करने के लिए बेंजोइक एसिड और एसिडिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड मतलब होता है बेंजीन और COOH। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो जिस कार्बन से कार्बोनिल कार्बन है CO पाई वाला, उससे बेंजीन का कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है, कंपेयर टू कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किस में देखा जा रहा है? CH3COOH में, एसिडिक एसिड में। इसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर ये कहाँ आप क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हो सर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये सब सर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कार्बन की इंक्रीज होगी, किस कार्बन की?
जिस कार्बन से CO पाई कार्बन जुड़ा हो, ठीक है, द कार्बन टू विच CO पाई कार्बन इज अटैच्ड, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बात का कंफ्यूजन होगा कि एसिटिक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड है कि बेंजोइक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड। चलो फॉर्मिक एसिड तो सबसे ज़्यादा पीके रख रहा है, सबसे कम पीके रख रहा है, तो वो लीड कर रहा है। फिनॉल तो ऑड वन आउट था तो उसको लास्ट में रख लिया था। बीच का ऑर्डर कैसे बताएंगे? तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट आता है कि जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा हुआ है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई, जैसे इस केस में वो sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन की ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा इसलिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा एसिडिक हुआ। तो बेंजोइक एसिड सेकेंड नंबर पे होगा और उसके पीछे कौन आ रहा होगा? एसिटिक एसिड। दिस विल बी आवर ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पर्सनल लेवल पे इसको भी मार्क करूँगा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। सो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल-वोलार्ड-ज़ेलेनिस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-ज़ेलेनिस्की रिएक्शन को आप शॉर्ट में HVZ नाम से भी याद रख सकते हो। HVZ रिएक्शन ये हमेशा उस कार्बोक्सिलिक एसिड पे रहती है जिसके पास एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो। अल्फा कार्बन वो कार्बन रहता है जो कार्बोनिल कार्बन CO पाई कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। अगर आप इसकी रिएक्शन X2 के साथ करवाते हो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एलिमिनेट होके हेलोजन आके जुड़ जाता है। तो रिएक्शन की कंडीशन भी ये होनी चाहिए कि अल्फा कार्बन तो होना ही होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर रहेगा CH2X और CO पाई OH। दिस इज हेल-वोलार्ड-ज़ेलेनिस्की रिएक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हो उन्होंने स्पेसिफिकली मार्क कर रखा है, ठीक है, कि उस कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, इन्होंने तो 2 मार्क कर रखा है। तो B विल बी आवर राइट आंसर, सॉरी A विल बी आवर राइट आंसर। 41 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता था? तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट एजेंट, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट में BSC के नाम से भी जानता हूँ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इसीलिए रिएक्ट नहीं करते थे 3 डिग्री अमाइंस, बिकॉज वही अमाइंस रिएक्ट कर सकते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 डिग्री और 2 डिग्री बेंजीन BSC के साथ रिएक्ट करता था, बट 3 डिग्री अमाइन इसीलिए नहीं कर सकता बिकॉज 3 डिग्री अमाइन के पास तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सही है। अगर आपको रिएक्शन थोड़ी रिकैप करनी है तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो NH3 रहता है, अगर वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तो SO पाई और यहाँ पे Cl आ जाता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड इधर कंप्लीट हो जाएगा, SO पाई, ठीक है, और NH2 इधर बन जाएगा, बेंजा सल्फोनेअमाइड, ठीक है, बेंजा सल्फोनेअमाइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता था? HCl बाहर हो जाता था। डन। ये अमोनिया के साथ है, उसके तरह 1 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री के लिए, बट 3 डिग्री वाला वो रिएक्शन नहीं शो करता था बिकॉज इट डजंट कंटेन्स हाइड्रोजन इन इट। तो N डज नॉट हैव हाइड्रोजन, ठीक है। A ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं 42 C2H5NH2, दिस इज आवर 1 डिग्री अमाइन जिसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया है। तो 1 डिग्री अमाइन जब भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो डायजोनियम बनाता है, ठीक है, दैट इज C2H5N2 प्लस और X माइनस। बट द थिंग इज दैट ये जो डायजोनियम एलिफेटिक डायजोनियम रहता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू शो रेजोनेंस, दे आर अनस्टेबल। एलिफेटिक डायजोनियम रेजोनेंस नहीं शो कर सकते, तो दे आर अनस्टेबल एंड दे आर मतलब दे इंस्टेंटली आर गेट कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल्स, मतलब वो इंस्टेंटली एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो C2H5OH फॉर्म करेगा। अब ये C2H5OH को मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ? PCl3 के साथ। PCl3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमें रिएक्शन पता है एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन की। तो C2H5OH जब PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो C2H5Cl फॉर्म कर देगा,
एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशन है, ठीक है। अब C2H5Cl है वो NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलाइसिस। एल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, Cl को बाहर करेगा और 1 डिग्री का अमाइन बना देगा, तो C2H5 और यहाँ क्या बन जाएगा NH2। डन। तो भाई जहाँ से चालू किया था वहीं पे ही आ गए, ठीक है। इथाइल अमाइन ही बना, C2H5NH2 से ही स्टार्ट किया और C2H5NH2 पे ही आ गए, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इथाइल अमाइन। दिस इज नोन एज इथाइल अमाइन। तो पूरा गोल घूम के सर वापस से यहीं पे ही आ गए हम सही है, अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारी रिएक्शंस आपको इन्वॉल्व हुई हर चैप्टर की। विच व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। जब देखिए ध्यान से इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, हमें स्टार्टिंग रिएजेंट ही नहीं दिया है, उसका रिडक्शन करवाया तो बी मिला। बी की रिएक्शन CHI3KOH के साथ हो रही है। CHI3KOH इज हेलो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। उस C का रिडक्शन करके N मिथाइल एनिलीन बना, N मिथाइल एनिलीन। N मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो दिस इज N मिथाइल एनिलीन, CH3 इधर आ जाएगा और यहाँ पे NH रहेगा। एनिलीन मतलब NH2 रहता है, बस वो H की जगह CH3 आ जाएगा, दैट इज N मिथाइल एनिलीन। ये रिडक्शन करने पे आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए CHI3KOH जो है वो कार्बेल अमाइन टेस्ट जैसा है। कार्बेल अमाइन टेस्ट, कार्बेल अमाइन टेस्ट किस पे अप्लाई होता है बेटा? तो कार्बेल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइंस पे होता है। तो जो हमारा बी कंपाउंड रहा होगा वो बेंजीन NH2 दैट इज एनिलीन रहा होगा। इसको कार्बेल अमाइन टेस्ट के साथ मतलब कार्बेल अमाइन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? NC फॉर्म कर रहा है, आइसोनाइट्राइल ग्रुप। कार्बेल अमाइन टेस्ट में 1 डिग्री अमाइन एरोमेटिक अमाइन एल्काइल नाइट मतलब बेंजीन नाइट्राइल फॉर्म करता है। अब ये एनिलीन कैसे आया? तो रिडक्शन करने से। रिडक्शन करना है तो किसका रिडक्शन करने से एनिलीन आ रहा है? नाइट्रो कंपाउंड का। तो जो ए फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा नाइट्रोबेंजीन होगा। तो सारी सीक्वेंस बन गई। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? सो ए इज आवर नाइट्रोबेंजीन। ये डी आंसर भी सही था, पर डी आंसर हमारा बी के लिए था, ठीक है, जिसका हमने कार्बेल अमाइन टेस्ट करके नाइट्राइल बनाया, फिर नाइट्राइल का फर्दर रिडक्शन करके। अब आप रिडक्शन किसी के साथ भी कर सकते थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी करते तो भी आ जाता। सही है कि नहीं? नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस? सो गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस जो रहता है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन SN2 रिएक्शन। हम इसको शॉर्ट में GPS के फॉर्म में भी याद रखते हैं, गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। SN2 रिएक्शन का केस रहता है, पैथेलामाइड हमारा रिएजेंट होता है CO पाई, ठीक है, यहाँ पे N माइनस, ठीक है, और ये X माइनस रहता है। डन। इसकी जो रिएक्शन रहती है ये RX के साथ करते हैं तो NR फॉर्म करता है। तो जो ये रिएक्शन रहती है वो SN2 गवर्नड है। SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम रहना चाहिए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम रहेगा। और दूसरी बात, एरोमेटिक अमाइन एरोमेटिक हैलाइड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। एरोमेटिक हैलाइड मतलब बेंजीन के साथ हेलोजन नहीं डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। सो अगर आप सी ऑप्शन देखेंगे तो बेंजा अमाइन दे रखा है, तो बेंजा अमाइन GPS रिएक्शन नहीं शो करेगा। रीज़न, बिकॉज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक हैलाइड्स, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो GPS जो है वो बेंजा अमाइन विल नॉट शो दिस रिएक्शन। 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक? तो मोस्ट बेसिक के लिए हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। सो हमें ग्रुप्स के इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल एनिलीन है, ना कोई प्लस आई वाला है ना कोई माइनस आई वाला है। NO2 है, NO2 जो है वो सीधे सीधे माइनस एम इफेक्ट शो करता है और माइनस एम इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज करता है। हम थर्ड केस देखते हैं तो यहाँ पे CH3 है।
CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सी। यहाँ तो कोई बढ़ाने वाला भी नहीं है, घटाने वाला भी नहीं है, यहाँ घटा रहा है और यहाँ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और हमेशा याद रखना एम इफेक्ट इज ग्रेटर देन आई इफेक्ट, ठीक है। ये कुछ 11th के कंसेप्ट है, मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट। आपको नॉर्मल ग्रुप्स के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करना होगा, हमारे बोर्ड के रिस्पेक्ट में बहुत हैवी वे में नहीं आएगा ये चीज़। 46th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री अमाइन। तो हमें 3 डिग्री अमाइन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ट्राई इथाइल अमाइन, तो ट्राई इथाइल अमाइन जैसे नाम में दिख रहा है, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, ठीक है। इथाइल N, इथाइल C2H5, C2H5 और C2H5, ट्राई इथाइल अमाइन। So this will be our 3 degree amine, that is B, triethyl amine. 47th, which of the following is obtained on the hydrolysis of sucrose। तो सुक्रोज का जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड, एंड दूसरा केस जो रहता है वो बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, ठीक है। बीटा डी minus fructose is obtained, that is A option, alpha D plus glucose and beta D minus fructose is obtained. 48, which of the following is not a property of disaccharides। तो क्रिस्टलाइन नेचर, हाँ डाइसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी वो भी रहता है, स्वीट टेस्ट बिल्कुल रहता है, अमाइड लिंकेज नो, अमाइड लिंकेज नहीं प्रेजेंट रहता है। जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट रहता है। कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डन, ये गलत बात है, अमाइड लिंकेज नहीं रहेगा, वहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट रहेगा। 49, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इज। तो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, दिस इज टैबुलर डेटा वाला केस है, कौन से सब्सटेंस में कौन सा प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। केशियन, केशियन इज द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियोसाइड बहुत कंफ्यूजिंग होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो जब न्यूक्लियोसाइड की बात करता है तो न्यूक्लियोसाइड इज बेसिकली बेस एंड शुगर, पर अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करी होती तो बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों के स्ट्रक्चर से बेस, शुगर और फॉस्फेट ये भी आंसर होता, बट वो न्यूक्लियोटाइड होता तब, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड ही बोला है। तो न्यूक्लियोसाइड इज जस्ट कंपोज्ड ऑफ बेस एंड शुगर, ठीक है। सो आई होप हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज़ 3 का ये एंड है। आप अपने एंड से सारे क्वेश्चंस को एक पेपर पे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में आप बिल्कुल मेंशन आउट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में। ऑल द बेस्ट।